Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म 1 के लिए है फॉर द सेशन 2021 एंड 2022. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द पेपर पैटर्न. टाइमिंग क्या है एग्जाम की? 90 मिनट्स. देखते हैं यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो सेक्शन ए में देयर विल बी 24 क्वेश्चंस जिनमें से आपको करने हैं 20 क्वेश्चंस. सेक्शन बी में देयर विल बी 24 क्वेश्चंस जिनमें से आपको करने हैं 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में देयर विल बी 12 क्वेश्चंस जिनमें से आपको करने हैं 10 क्वेश्चंस. एंड ये तो हमें पता ही है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे. नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ओनली द केमिस्ट्री पोर्शन, दैट इज ये सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. इस पेपर की पीडीएफ आपको अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए. क्वेश्चन नंबर 1. रीमा ने 5 ml लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया एक बीकर में और उसमें ऐड कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 4 ml पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन. अब हमें देखना है कि वो क्या ऑब्जर्व करेगी. लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस. Ki ऐड किया इसमें विच इज पोटेशियम आयोडाइड, तो होगा क्या? दिस रिएक्शन इज बेसिकली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? आयंस इंटरचेंज हो जाएंगे. तो ये बनेगा क्या? PbI2 एंड साथ में KNO3 विल बी फॉर्म्ड. रिएक्शन को वी कैन बैलेंस. नाउ यहाँ पे ये जो PbI2 बनता है दिस इज नॉट सॉल्युबल, इसीलिए इसके बन जाते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स विच आर येलो इन कलर. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए सोल्यूशन टर्न्स रेड, नो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये. इस केस में येलो प्रेसिपिटेट ही फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2. इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें आइडेंटिफाई करनी है गैस ए. सो गैस ए हमें कहाँ कहाँ गिवन है? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इतनी चीज रीड करें तो ये हमें क्या गिवन है कि बर्निंग ऑफ गैस ए विद अ पॉप साउंड. नाउ कौन सी गैस है विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जिंक इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा. क्या बन जाएगा? ZnSO4 एंड साथ में यहाँ पे कौन सी गैस एलिमिनेट होगी? हाइड्रोजन गैस. तो दोनों ही वेज से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3. हमें क्या गिवन है कि मेटल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ. मिल क्या रहा है? मेटल की सॉल्ट और गैस. नाउ जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब वहां पे एक तो मेटल का सॉल्ट फॉर्म होता है और एक साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, जैसे कि हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया. वहां पे मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था एंड मेटल वहां पे क्या था? जिंक. सो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कब होगी? जब यहाँ पे ये जो मेटल प्रेजेंट है ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है अगर ये वाला मेटल, तो ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज तभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. नाउ मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तो ऊपर लाई करते हैं हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है इन रिएक्टिविटी सीरीज. तो मतलब इन सब केसेस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वेयरएज इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी. अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. कॉपर के साथ यस है बट कॉपर के साथ नो होना चाहिए, सो ये तो हो गया रॉन्ग. नाउ आयरन के साथ यस, ठीक है.
मैग्नीशियम के साथ नो, गलत है, मैग्नीशियम के साथ यस होना चाहिए, जिंक के साथ यस, ठीक है। दैट इज यहाँ पे करेक्ट कौन कौन से हुए, ये 2 and 4, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है इन सब में से। तो जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन की ऑक्साइड बनेगी एंड साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, बिकॉज हमें पता ही है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एंड यहाँ पे फॉर्म कौन सी ऑक्साइड होती है आयरन की, Fe3O4, जो कि सारे केसेस में ही फॉर्म हुई है। तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस्ड देखनी है कौन सी है, तो द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज दिस। हम देख ही सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3Fe, राइट हैंड साइड पे भी 3Fe, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे भी 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन एंड राइट हैंड साइड पे भी 8 हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जिसमें y एक्सिस पे है pH और x एक्सिस पे है वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि ये जो एक पर्टिकुलर ग्राफ है यहाँ पे ये शो कर रहा है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ जैसे जैसे हम एसिड ऐड करते जाएंगे अल्कलाई को, वैसे वैसे pH चेंज होगी। तो हमें बताना है कि A, B, C या D में से कौन सा लेटर डिनोट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ ग्राफ को जहां पे एसिड भी प्रेजेंट है और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। नाउ ये जो 0 to 7 वाली pH रेंज है ये किसकी है, एसिड्स की, और जो 7 to 14 वाली pH रेंज होती है ये किसकी होती है, बेसिस की। एंड वी नो कि जो 7 वैल्यू होती है वो डिनोट करती है एक न्यूट्रल सोल्यूशन को। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो पॉइंट जहां पे एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट है दोनों। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए देखें तो इसकी pH वैल्यू है 14, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो पूरी की पूरी तरह एक बेस ही प्रेजेंट है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट बी देखें तो पॉइंट बी में यहाँ पे क्या है कि pH वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने अब अपने बेस में मतलब अपने अल्कलाई में अब थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया है, जिसके कारण उसकी pH वैल्यू डिक्रीज हो गई है पहले से। सो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमने एसिड में बेस डाला और फॉर्म क्या हुआ होगा, सॉल्ट और वाटर। बट इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट बी है इसमें है क्या कि जो बेस है उसका अमाउंट ज्यादा है और जो एसिड है उसका अमाउंट कम है, इसीलिए ही तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बेसिक ही है। मतलब कहने का ये है कि इस पॉइंट बी पे जितना भी एसिड प्रेजेंट था उस सारे के सारे एसिड को ही बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सो यहाँ पे अब कोई भी एसिड बाकी नहीं बचा हुआ। अगर हम यहाँ पे पॉइंट सी देखें तो पॉइंट सी की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 7 के पास है, तो मतलब यहाँ पे अब जो एसिड और अल्कलाई होंगे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो चुका है सारे एसिड और बेस से। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें तो इसकी वैल्यू लाई कर रही है एसिडिक वाली रेंज में। सो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, एसिड है बेस भी है, बट किसका अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे एसिड का अमाउंट ज्यादा, तो ही तो हमारी pH एसिडिक रेंज में है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अब एसिड ज्यादा होने के कारण जितना का जितना बेस प्रेजेंट था वो सारा का सारा ही न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे फिर बचा क्या, जो बाकी का एसिड था वो और जो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हुआ है। सो ये जो पॉइंट डी है इस पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पे एसिड और सॉल्ट दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, जब हमने रिएक्शन की आयरन की विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है एंड कौन सा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके खुद के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पास ऑक्सीजन खुद के पास प्रेजेंट है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट तो हो गया आयरन, तो यहाँ से ये वाला बी वाला तो हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है।
तो कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी बट अब उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसी को तो बोलेंगे कि ये भाई ऑक्सीडाइज हो गया है, कि पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी अब इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो अगर हम यहाँ पे देखें आयरन, तो आयरन के पास यहाँ पे पहले कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है बट बाद में यहाँ पे आयरन के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो आयरन ही यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज पहले विदाउट ऑक्सीजन नाउ विद ऑक्सीजन। सो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी आयरन है और रिड्यूसिंग एजेंट भी आयरन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ। सो बेसिकली क्या होगा, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्टेंट्स दो हैं, प्रोडक्ट एक है। इसका मतलब दो चीजें कंबाइन करके एक चीज बना रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करने में जो पेरेंट एसिड है और जो पेरेंट बेस है वो हमें बताना है। कहने का मतलब क्या है, वी नो कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट बना किससे होगा, एसिड से और बेस से बना होगा। तो हमें बताना है कि ये किस एसिड और किस बेस को मिला के बना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ हमें पता है कि यहाँ पे ये जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो इसका पहले वाला पार्ट होता है वो कैटाइन होता है और जो दूसरे वाला पार्ट होता है वो अनाइन होता है। तो बेसिकली ये बना कैसे है, Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही CaCO3 बना है। नाउ ये जो पार्ट आता है ये किससे आता है, बेस से, और ये जो पार्ट है ये किससे आता है, एसिड से। सो बस हमें अब यहाँ पे इन ऑप्शंस में से ऐसा बेस और ऐसा एसिड देखना है जिसमें ये वाले पर्टिकुलर आयंस प्रेजेंट हों। तो पहले एसिड देखते हैं, ये CO3 वाला अनायन किस एसिड में प्रेजेंट है, ना इसमें प्रेजेंट है, ना इसमें प्रेजेंट है, ना इसमें प्रेजेंट है। दिस इज CO3, मतलब H2 इसके आगे लगा दिया तो ये बन गया H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो ये हो गया इसका पेरेंट एसिड। बेस की बात करें तो फिर वो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जब हम एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हीट जनरेट होती है। हमें पता ही है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड्स का तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड इन दोज रिएक्शंस। तो ये जो हीट जनरेट हुई है इससे हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे ये हमें करेक्ट मेथड पूछ रहा है कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट करने का। नाउ अगर हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक हो जाती है कि इट कैन कॉज अस हार्म। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर लेंगे बीकर में, ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करेंगे विद कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग, स्टिर करते जाएंगे, ड्रॉप्स एसिड की डालते जाएंगे वाटर में, ताकि जितनी हीट रिलीज हो रही है वो धीरे 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 कंपनसेट होती रहे और अचानक से कोई वायलेंट रिएक्शन ना हो। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है कि हम ऐड करेंगे एसिड को वाटर में, ठीक है, हम ऐड करेंगे एसिड को वाटर में और कांस्टेंट स्टिरिंग करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। हमें पता ही है कि हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और जो मास है रिएक्टेंट्स का इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ही हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। नाउ दिस इज सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हमने हीट किया तो हमें मिल रहा है X प्लस CO2। तो X यहाँ पे फिर क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO और CO2 ही तो मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट हमने इस CaO में ऐड कर दिया है वाटर, तो हमें मिल गया स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने X को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ हमें यहाँ पे बताना क्या है कि
ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक। सो सबसे पहले तो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हीट रिलीज होती है। सो यहाँ पे क्लियरली स्टेप 1 में तो हीट एरो के ऊपर गिवन है, इसका मतलब इस रिएक्शन में हमने हीट प्रोवाइड की है। तो हमने हीट प्रोवाइड की है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टेप 1 तो हो गया एंडोथर्मिक, तो यहां से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। नाउ अगर हम यहाँ पे स्टेप 2 की बात करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइनिंग टू फॉर्म स्लेट लाइन, दैट इज दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे हीट रिलीज होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन स्टेप 1 इज एंडोथर्मिक एंड स्टेप 2 इज एक्सोथर्मिक। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑल्सो जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो वहां पे हीट रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो वहां पे हीट हमें देनी पड़ती है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो यहाँ पे CaCO3 को हमें ब्रेक करना था तो हमें हीट देनी पड़ी, वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहे थे तो बॉन्ड्स फॉर्म हुए, तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो पहली रिएक्शन एंडोथर्मिक, दूसरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 26। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, पीएच गिवन है, और एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, ईयर गिवन है कि कौन से ईयर में कितनी रेनफॉल हुई, एंड पीएच इज गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ हमें बताना है कि कौन से ईयर में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट है। नाउ वी नो कि जो pH होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी कम pH। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि किस ईयर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर हमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखनी है H पॉजिटिव की तो हमें लोएस्ट pH वैल्यू देखनी पड़ेगी। बस अब हम इस ग्राफ में लोएस्ट pH वैल्यू देख लेते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे दिस इज द लोएस्ट pH वैल्यू, कौन से ईयर में है, 2002 में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। ये जो डायग्राम हमें गिवन है इसमें हम रिएक्शन शो कर रहे हैं मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यहाँ पे जो हमें गिवन है इसमें है जिंक और डाइल्यूट HCl, बी में गिवन है मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl, सी में गिवन है आयरन और डाइल्यूट HCl, और डी में गिवन है कॉपर और डाइल्यूट HCl। सो इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है कि यहाँ पे हमने हर टेस्ट ट्यूब में ही मेटल की रिएक्शन करवाई है विद एन एसिड। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं विद डाइल्यूट एसिड, उसका बिहेवियर बाकी टेस्ट ट्यूब्स में प्रेजेंट रिएक्शंस से डिफरेंट क्यों है। That is, we can clearly see कि टेस्ट ट्यूब बी में मैग्नीशियम is floating on the surface. So ऐसा क्यों है? This is because मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दो ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जो कि जब डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी ही, हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, सो उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वो जो हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस हुई है उसको ये मैग्नीशियम मेटल स्टिक कर जाता है और इसीलिए ही फ्लोट करने लगता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, प्रोड्यूस क्या होती है, H2 गैस, जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करती है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस HCl क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, MgCl2, एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H2 गैस। रिएक्शन को यहाँ पे कर लो बैलेंस। ठीक है, तो ये जो H2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज ये तो गैस है, ठीक है, तो ये इसको स्टिक कर जाता है मैग्नीशियम मेटल और फिर वो फ्लोट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28। हमारे पास यहाँ पे A, B, C एंड D 4 सब्सटेंसेस गिवन है और उनका यहाँ पे डाटा गिवन है। हमें आइडेंटिफाई करने हैं आयनिक कंपाउंड्स इनमें से। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ये हमें पता है। बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन ए देखें तो मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे होने से रहा, ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा। नाउ बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अब हमें गिवन है एक तो मेल्टिंग पॉइंट, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में और एक्वा स्टेट में।
तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक जो इनकी कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो होगी पुअर, वेयर एज एक्वस स्टेट में होगी गुड। इसका क्या रीजन है कि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। और एक्वस स्टेट में वाटर में डाइल्यूशन हो गई है, आयंस मूव करने के लिए फ्री हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अब हमें बस देखना है कि सॉलिड में पुअर गिवन होना चाहिए और एक्वस में गुड गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉलिड में पुअर गिवन है और एक्वस में गुड गिवन है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, सॉलिड में भी पुअर और एक्वस में भी पुअर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये तो हो गया इनकरेक्ट, बिकॉज एक्वस स्टेट में तो अच्छी है कंडक्टिविटी इनकी। सो अगर हम यहाँ पे बी और सी देखें तो दोनों के ही मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई गिवन है, सॉलिड में दोनों पुअर कंडक्टर्स हैं और एक्वस स्टेट में दोनों ही गुड कंडक्टर्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी एंड सी, विच इज ऑप्शन बी। विनय ऑब्जर्व्ड दैट जो स्टेन है करी का एक वाइट शर्ट पे, वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है जब हम उस पे सोप को स्क्रब करते हैं। नाउ अगेन वो येलो हो जाता है जब हम उस शर्ट को वॉश कर देते हैं विद वाटर। तो क्या रीजन है इस ऑब्जर्वेशन का। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 1 देखें और ऑप्शन 2 देखें तो हमें बस यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है सोप की नेचर को। तो सोप्स की बेसिक नेचर होती है बिकॉज ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो हो गई इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 हो गई करेक्ट। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, टर्मेरिक नेचुरल इंडिकेटर है। अब जो टर्मेरिक है वो बेसिस में रेड कलर देता है या एसिड्स में, ये हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो स्टेन था करी का वो क्या था, ओरिजिनली येलो था, ठीक है। जब हमने उस पे सोप रब किया तो वो कौन से कलर का हो गया है, रेड। और सोप क्या है, बेस। इसका मतलब टर्मेरिक सोप में, दैट इज बेस में, कौन सा कलर देता है, रेड कलर। इसीलिए टर्मेरिक एक ऐसा इंडिकेटर हुआ जो कि बेस में रेड कलर देता है, ना कि एसिड में। बिकॉज जब हम उसको वाटर से दोबारा वॉश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लॉथ को, तो वहां से सोप रिमूव हो रहा है, तो अगेन एसिड करेक्टर में आके वो फिर हो गया येलो कलर का। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, हमें यहाँ पे 4 डायग्राम्स गिवन है और हमें बताना है कि किस पर्टिकुलर सेटअप में बल्ब ग्लो करेगा। तो सबसे पहले तो बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे उस पर्टिकुलर सेटअप में करंट पास हो रहा है, दैट इज उस पर्टिकुलर सेटअप में आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आयंस प्रोड्यूस होंगे तभी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखें तो हमें क्या गिवन है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। ऑप्शन 2 में गिवन है सोल्यूशन शुगर का। ऑप्शन 3 में गिवन है अल्कोहल का सोल्यूशन इन वाटर। एंड ऑप्शन 4 में क्या गिवन है, लाइम वाटर। नाउ HCl कैन डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आयंस जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब ग्लो करेगा। वेयर एज जब हम शुगर सोल्यूशन और अल्कोहल इन वाटर की बात कर रहे हैं तो इन दोनों ही केसेस में आयंस फर्निश नहीं होते हैं, इसीलिए इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी एंड बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड अगर ऑप्शन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर। व्हाट इज लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे भी आयंस फर्निश होंगे, दैट इज Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो आयंस किस किस केस में फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नाउ अब आते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में। क्या होगा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, एक असर्शन और एक रीजन। अगर बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए, तो वहां आएगा ऑप्शन ए। अगर दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, दैट इज असर्शन का, तो ऑप्शन बी आएगा। अगर स्टेटमेंट ए ट्रू है, दैट इज असर्शन ट्रू है, बट जो स्टेटमेंट बी गिवन है, दैट इज जो रीजन गिवन है वो फॉल्स है, तो वहां पे आएगा ऑप्शन सी। और अगर स्टेटमेंट ए फॉल्स है, दैट इज असर्शन फॉल्स है, बट जो स्टेटमेंट बी गिवन है, दैट इज जो रीजन गिवन है वो ट्रू है, तो आएगा वहां पे ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
असर्शन क्या गिवन है, फ्रेश मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा ऐड किया हो वो ज्यादा टाइम लेता है टू सेट एज कर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब हम दही जमाते हैं, अगर हम ऐसे दूध से दही जमा रहे हैं जिसमें बेकिंग सोडा प्रेजेंट है तो वो ज्यादा टाइम लेता है एज अ कर्ड बनने में, मतलब दही को जमने में ज्यादा टाइम लगता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो वी नो कि चलो मिल्क की पहले से कोई ना कोई पीएच होगी। अब जब हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं विच इज NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, तो हमने यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस ऐड किया है जिसकी बेसिक नेचर है, इसीलिए जो पीएच है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। अब जो कर्ड है वो तो एसिडिक होता है नेचर में, तो जब हमने मिल्क में एक ज्यादा बेसिक चीज ऐड करके उसकी पीएच को ज्यादा बेसिक कर दिया है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा एक एसिडिक वैल्यू में आने के लिए, एज कंपेयर टू अगर हम उसमें कोई भी बेसिक चीज ऐड ना करते तो उसकी पीएच पहले से ही थोड़ी कम होती तो और कम होने में उसको और कम टाइम लगता। बट अब क्या हो गया है, बेसिक होने के कारण पीएच इंक्रीज हो गई है, हमें पीएच को करना है कम तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये है ट्रू। अब देखते हैं यहाँ पे रीजन क्या गिवन है। जो बेकिंग सोडा है वो डिक्रीज कर देता है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क को बिलो 6, तो जो मिल्क है उसकी नॉर्मल पीएच रेंज होती है 6। नाउ जब हमने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है, वो उस पीएच को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। देखो अगर वो पीएच को डिक्रीज करेगा इसका मतलब तो पीएच रहेगी 1 to 6 की रेंज में, ठीक है। 1 to 6 की रेंज में रहने का क्या मतलब है कि वो तो एसिडिक होगी पीएच, बट जो बेकिंग सोडा है वो तो बेसिक है तो वो मिल्क की पीएच को बेसिक करेगा, ठीक है। तो 6 से इंक्रीज करेगा, दैट इज बेसिक की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। सो डिक्रीज नहीं करेगा पीएच को, इंस्टेड इंक्रीज करेगा। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। So assertion is true but reason is false. So the correct option is option C. Question number 32. Assertion क्या given है? Decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. No, this is a false statement. जब vegetable matter decompose होता है तो it is an exothermic reaction. Heat release होती है। Reason क्या given है हमें? Decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler products. ठीक है, ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। डिकम्पोजिशन का यही तो मतलब होता है कि रिएक्टेंट एक होगा बट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें यहाँ पे गिवन है कि जब एलिमेंट ए एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही, और जब एलिमेंट ए बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्रॉस और टिक गिवन है ये हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और कहाँ पे नहीं। दैट इज अगर बी ने एसिड के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बी ने बेस के साथ रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सिमिलरली सी ने एसिड के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, सी ने बेस के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई, ठीक है। सो इतना बेसिक क्लियर हुआ कि ये टिक एंड क्रॉस कैसे हैं। क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। नाउ लेट्स सी कि हमें यहाँ पे पूछा क्या है। हमें पूछा है कि इन सारे एलिमेंट्स ए बी सी और डी एलिमेंट में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करें और दोनों से ही रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन। सो हमें बस यहाँ पे देखना है कि कौन से ऑप्शंस में हमारे पास दोनों ही तरफ टिक है, दैट इज कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, टिक, एंड वो पर्टिकुलर एलिमेंट बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, टिक। सो यहाँ पे जो बी एलिमेंट है वो एसिड और बेस दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और जो डी एलिमेंट है वो भी एसिड और बेस दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या होंगे, एम्फोटेरिक। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 48, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे फ्यू एलिमेंट्स गिवन है दैट इज W, X, Y एंड Z, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है दैट इज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। हमें बताना है कि ये सारे एलिमेंट्स में से किसको हम
केबल की मैन्युफैक्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट इज इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, दैट इज हम इनसे केबल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो नाउ बेसिकली केबल्स को अगर हमने मैन्युफैक्चर करना है तो फर्स्ट चीज हम क्या ध्यान में रखेंगे कि जो भी मटेरियल हम वहां पे यूज कर रहे हैं इट शुड नॉट बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यस गिवन है, दैट इज वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, दैट इज उसे हम यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में W के लिए भी यस गिवन है, X के लिए भी और Y के लिए भी। सो इन तीनों को ही हम यूज नहीं कर सकते हैं केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेयर एज Z को कर सकते हैं। तो डिस्कार्ड किसे किसे करना पड़ेगा हमें, W, X एंड Y को, जो कि क्या है ऑप्शन ए। तो कहने का मतलब क्या है कि Z ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसको हम केबल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेलेबल भी है, ये डक्टाइल भी है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, सो अब आते हैं सेक्शन सी पे। केस स्टडी का क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे, मरकन्नम एक ऐसा पोर्ट टाउन है चेन्नई में जो 120 किलोमीटर का है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, किसमें, तमिलनाडु में। अब जब हम सॉल्ट को सेपरेट करते हैं वाटर से तो ये बहुत ही ज्यादा एक लेबोरियस प्रोसेस है, दैट इज मेहनत लगती है इसमें, और जो वहां से सॉल्ट ऑब्टेन होती है उसको हम यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल्स, किसकी मैन्युफैक्चर के लिए, काफी ज्यादा अलग अलग सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग में यूज करते हैं बिकॉज दिस इज बेकिंग सोडा, एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं बिकॉज खुद ये बेस है तो एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा हमें, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जब हमने 1 लीटर सी वाटर को इवेपोरेट किया है तो हमें ये सारे सॉल्ट्स मिले हैं, इनका ये फॉर्मूला है और ये इतने इतने हमें मिले हैं 1 लीटर ऑफ सी वाटर में से इवेपोरेट होने के बाद। तो टोटल अमाउंट सॉल्ट का हमें यहाँ ऑब्टेन हुआ है 45 ग्राम्स। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, ये जो सॉल्ट्स गिवन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एसिड के साथ रिएक्शन के बाद। ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे सॉल्ट्स के गिवन है। नाउ देखो, जिस भी पर्टिकुलर सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंट है वही तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, जिसमें सल्फेट प्रेजेंट है वो SO2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो CaCO3, दैट इज ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें यहाँ पे CO3 प्रेजेंट है, तो यहाँ से CO2 हमें ऑब्टेन हो जाएगी एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है हमें यहाँ पे कि कितने ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है 135 ग्राम ऑफ सॉलिड में लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। नाउ जब सी वाटर इवापोरेट हो रहा है तो टोटल में हमारे पास 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है विच इज गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे टोटल 45 ग्राम सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है उस टाइम पे मैग्नीशियम सल्फेट कितना है हमारे पास, 6 ग्राम्स। ठीक, तो ये डाटा को हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। सो 45 ग्राम्स जब सॉलिड बच रहा है सी वाटर को इवापोरेट करने से, उस टाइम पे मैग्नीशियम सल्फेट का कंट्रीब्यूशन इज 6 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल सॉल्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। जस्ट यहाँ पे यूनिटरी मेथड ऑब्टेन करेंगे हम। अगर यहाँ पे 1 ग्राम सॉल्ट का बचता तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है MgSO4 का, 6/45। अब हमने किस में निकालना है, 135 ग्राम ऑफ सॉलिड में, दैट इज जो यहाँ पे लेफ्ट है। 135 ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्ट जो बचा उसमें कितना होगा MgSO4, 6/45 इंटू 135। जब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 ग्राम्स विच इज ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? क्या बोलते हैं हम उसको? ब्राइन, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, हमें उस एसिड की पीएच बतानी है जो यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? NaCl। तो NaCl बनता किससे है? NaOH विच इज बेस एंड HCl विच इज एसिड। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये HCl की pH रेंज बतानी है, तो इट इज बिटवीन 1 and 3 विच इज ऑप्शन ए। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज दिस बेसिकली? अब जो भी हमें क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस गिवन हैं, ये उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं बट विदाउट डायग्राम्स। अभी जब हम करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन है देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है इस क्वेश्चन पेपर में, वहां पे हमें एक डायग्राम गिवन थी, बट इस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन सेम ही है। सो डायग्राम को हटा के उन्होंने इन वर्ड्स यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, दैट इज क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। आंसर यहाँ पे सेम ही रहेगा। देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है? अ गैस इज इवॉल्व्ड जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करते हैं, वो गैस देती है पॉप साउंड जब हम वहां पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं। तो हमें गैस को आइडेंटिफाई करना है। आ गई ना वही बात, वहां पे हमें डायग्राम में गिवन था कि वो गैस ए पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे हमें इन वर्ड्स गिवन है। हमें पता ही है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, एक मेटल X है जो रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl, फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट और गैस। हमें यहाँ पे X को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसपे वो वाला क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड था, जो हम ऑलरेडी इस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे करना क्या है, हमने X की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, मेटल सॉल्ट और गैस यहाँ पे फॉर्म हुई। हमें पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे गैस फॉर्म होगी कब? जब ये जो मेटल यहाँ पे गिवन है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, तभी डिस्प्लेसमेंट करेगा हाइड्रोजन की और तभी वहां से H2 गैस फॉर्म होगी। तो हमें यहाँ पे X को आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब जो मेटल X है यहाँ पे वो H से ऊपर लाई करता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिंक है। सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर ये सारे के सारे ही हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो यहाँ पे H2 गैस फॉर्म नहीं करेंगे। हमें बताना था कि किस केस में गैस फॉर्म होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब हम एक्सेस एसिड ऐड कर देते हैं एक अल्कलाई को, तो सॉल्ट और वाटर तो वहां पे फॉर्म हो गए ही बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट जब एसिड एक्सेस में है और बेस कम है तो नेचर क्या होगी सोल्यूशन की उस टाइम पे? यही हमने डिस्कस किया। वो जो ग्राफ यहाँ पे ऐसे वाला ग्राफ गिवन था, ABCD पॉइंट्स गिवन थे, वो वाला क्वेश्चन इससे रिलेट करता है। अब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी जब एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, बट जब एसिड ज्यादा है और बेस कम है तो एसिड डोमिनेट कर जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की? एसिडिक। इसीलिए वो जो सोल्यूशन है उस टाइम पे कैसा होगा? एसिडिक। लेट्स कम टू सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है? इवन दो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो रेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करता। वी नो कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट की तरह सिर्फ वो सब्सटेंस एक्ट करता है जिसके पास आयंस प्रेजेंट हो। तो जो रेन वाटर है उसमें आयंस हैं, और वो आयंस किसके हैं? कौन सी गैस उसमें डिसॉल्व होती है? रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, जो मैग्नीशियम मेटल है वो फ्लोट करता है सरफेस पे जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट HCl। ये क्यों होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होती है जो हेल्प करती है इन फ्लोटिंग, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ दिस इज सेम एज दैट क्वेश्चन, बस फर्क क्या है कि वहां पे डायग्राम बेस्ड था क्वेश्चन एंड यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज गिवन इन वर्ड्स।
Again, question number 30. Which of the following solutions are electrolytes? Dilute HCl and lime water. ये दोनों यहाँ पे electrolytes होंगे because ये ions furnish करेंगे, but ये यहाँ पे ions furnish नहीं करेंगे तो electrolytes नहीं होंगे. So correct option यहाँ पे हो जाएगा 1 and 4. That is option B. So this is it for this video. क्लास 10th केमिस्ट्री पे बेस्ड सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे इस पर्टिकुलर पेपर की PDF आपको मिल जाएगी.